हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं विषय पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। पहला प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? सबसे पहले जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। अर्थात जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ति होती है। जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के लिए निम्न कारण से आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट, जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस है जो वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी होता है। जैव विविधता पारितंत्र की स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के निम्नलिखित कारण है। आवासीय क्षति तथा विखंडन में जंतुओं एवं पादपों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले हुए थे जो अब 67 से अधिक नहीं है। आवासीय क्षति के अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी आवास का विखंडन हुआ जिससे कई जाति के लिए खतरा बढ़ गया। अति दोहन, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए स्थान के लिए मानव हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहता है। कई जातियां मानव द्वारा अति दोहन से विलुप्त हो गए। कुछ व्यावसायिक महत्व के लिए अन्य जातियों को के लिए भी खतरा है। विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, अक्सर विदेशी जातियों का किसी क्षेत्र में प्रवेश कर व्यावसायिक महत्व एवं अन्य उपयोग हेतु कराया जाता है। उसमें से कुछ विदेशी जातियां आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी एवं उनके विलुप्तीकरण होने का कारण बन जाती है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम एक व्यक्ति के रूप में अनेक उपाय कर सकते हैं। शीशा रहित एवं सल्फर रहित पेट्रोल के उपयोग के साथ साथ इंजन से कम धुआं उत्सर्जित हो, इस पर ध्यान रखेंगे। बिजली या बैटरी से चालित वाहनों के प्रयोग पर बल देंगे। उद्योगों एवं परिष्करण शालाओं को आबादी से दूर स्थापित करवाने में प्रयास करेंगे। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम करेंगे। मोटर वाहन चलाते समय हॉर्न का प्रयोग कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को सलाह देंगे। घास के पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। घास के पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक होते हैं। सबसे होता है आपका प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। इसमें घास के मैदान में उपस्थित सभी प्रकार के हरी घास, शाकी पौधे, घड़ियाँ एवं वृक्ष आते हैं जो कि सूर्य की सहायता से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाने में सक्षम होते। दुब घास, स्प्रोबोलस, इस तरह से आपको डाइकेथियम, ये इसका उदाहरण है। उपभोक्ता कंज्यूमर्स, घास के मैदान में उपस्थित उन सभी जंतुओं को शामिल किया जाता है जो कि अपने भोजन हेतु अन्य जीवों एवं पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। घास के मैदान पर उपभोक्ता 3 तरह से होते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आपका तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो आपको क्या बता रहा था, प्राथमिक उपभोक्ता, घास के मैदान के उपभोक्ता के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट में आपको अपघटक के बारे में लिखना है। घास के मैदान में बहुत से जीवाणु, कवक एवं एक्टोमाइसिस आदि पाए जाते हैं
जो वहाँ उपस्थित सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर एवं उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का अपघटन कर उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते, सरल के शरीर के अजैविक घटकों को वापस मृदा में मिला देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह क्या होता है और खाद्य श्रृंखला से इसका किस प्रकार ह्रास क्यों होता है, उसके बारे में बताना है। तो आपको एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में पहले आपको समझाना है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के ह्रास के कारण आपको बताना है, कारण भी आपको देना है। और उसके बाद आपका है टिप्पणी लिखे नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताना है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती, यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह निरंतर चलता रहता है, इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। इस तरह से आपको नाइट्रोजन चक्र का लिखना है। उसके बाद आपका तालाब के जैव भार का संकुल पिरामिड के बारे में बताना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सुखपादक पल्लवक होते हैं जो कि तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आकार छोटा होता है और किसी भी उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। बायोमास पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव की संख्या के बजाय उनके सकल भार पर नापा जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया है। अगर ये आपसे मैच करते हैं आपके पर्यावरण प्रोजेक्ट से तो इनको लिख सकते हैं, अगर अन्यथा आपको दूसरे क्वेश्चन दिए तो दूसरे क्वेश्चन को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।